सवाल ये है कि जातीय जकड़न में जो मानसिकता जगी हुई है राजनेताओं की, वो महापुरुषों को जातीय दायरे में कैसे ले आते हैं। अशोक सम्राट की जाति को लेकर के भ्रांतियां थी। सम्राट अशोक के शख्सियत को जातीय राजनीति के दायरे में घसीटना सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति। इस सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। अज्ञात ने लिखा है कि समझने ही नहीं देती ये सियासत सच्चाई हमको, कभी दर्पण नज़र नहीं आता तो कभी चेहरा नज़र नहीं आता। जी हाँ, सियासत एक ऐसा शगल है जो कब क्या रास्ता अख्तियार कर ले कोई नहीं जानता। फिलहाल हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, जिस पर सियासी केंद्र बिंदु के तौर पे बिहार बना हुआ है। एक रिटायर्ड आईएएस के द्वारा एक नाटक लिखा जाता है, और वो भी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। और अशोक सम्राट को उसमें रिटायर्ड आईएएस ने संभवतः औरंगजेब से उनकी तुलना कर दी है। अब उस पर बिहार में एक नई राजनीतिक नौटंकी शुरू हो गई है, और वो भी एनडीए के दोनों दलों के बीच, सहयोगियों के बीच ये लड़ाई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। हमारे साथ सामाजिक कह लें, राजनीतिक कह लें, सांस्कृतिक कह लें, एक बेहतरीन विश्लेषक के तौर पे डॉक्टर संजय मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर अशोक सम्राट को लेकर के जिस तरीके से सियासी जंग एनडीए के दलों के बीच छिड़ी है, उसका मजमून है क्या। एक तो जाति को लेकर के सबसे पहले बात कर लें कि यहाँ के कई दल ऐसे हैं या राजनेताओं के द्वारा अशोक सम्राट की जाति को लेकर के कई दफ़ा सम्मेलन कर दिया गया और उन्हें एक खास जाति का बताया जाता है। अब एक नया विवाद आया है औरंगजेब से तुलना, बाद में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जातीय जकड़न में जो मानसिकता जकड़ी हुई है राजनेताओं की, वो महापुरुषों को जातीय दायरे में कैसे ले आते हैं। अशोक सम्राट की जाति को लेकर के भ्रांतियां क्या है? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ आपने कही कि दया प्रकाश सिन्हा ने नाटक लिखे। बतौर एक साहित्यकार के तौर पर चीज़ें उन्होंने लिखी। साहित्यकारों की एक अपनी समझ होती है, इतिहास अलग विषय होता है, उसके तथ्य, उसके स्रोत, उसकी प्रामाणिकता एक अलग पार्ट होता है। तो साहित्यकार जब चीज़ें लिखता है तो अपने भाव में लिखता है जी। ठीक है, उन्होंने अपने भाव में क्या लिखी नहीं लिखी, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी नहीं है जी। लेकिन जो पहले प्रश्न पर मैं आता हूँ, जो जातीय के ये में बांधने की जो कोशिश की जाती है और जातीय अस्मिता ढूंढने की कोशिश की जाती है, और उससे एक कहीं ना कहीं से एक गर्व महसूस करने की बात की जाती है। जहाँ तक अशोक की जाति का सवाल है तो उसकी प्रामाणिकता अलग अलग तरीके से मिलती है। अब मेगास्थनीज बजाते वो ग्रीक से आते हैं और उस समय ये रहते हैं यहाँ के दरबार में, और रह करके उसी समय इन्होंने बाद में इंडिका नामक पुस्तक में वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो मेगास्थनीज ने अपने तरीके से इसका वर्णन किया कि ये जो मौर्य वंश हैं वो कौन है। कहीं चर्चा है मुरा नाम की दासी की चर्चा है, कहीं मौर्य वंश की चर्चा है, तो अलग तरह से चर्चा है। पतंजलि आते हैं, बाद में वो कहते हैं कि खेती बाड़ी करने वाले ये मौर्य लोग थे और उससे खेतीहर जाति। अब खेती करने वाला व्यक्ति क्या कोई जाति में बांधा जा सकता है क्या? लेकिन पतंजलि तो 8वीं शताब्दी के जी, बहुत बाद में पतंजलि ने, लेकिन मेगास्थनीज तो उनके समकालीन थे। दो समकालीन हैं, मेगास्थनीज और कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य तो बजाते चंद्रगुप्त मौर्य के जो सत्तारोहण से लेकर के और इसकी प्रधानमंत्री के दायित्व तक का निर्वहन किया था। तो उसमें ये बात की चर्चा है कि जो भी व्यक्ति बजाते राज सिंहासन पर बैठता था, नेतृत्व करता था, राज का संचालन करता था, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनका जो कुल होता था वो क्षत्रिय वंश का होता था। और चंद्रगुप्त मौर्य की भी जो शादी होती है, सेल्यूकस की जब पुत्री के साथ शादी होती है, और उसके बाद फिर जो बिंदुसार का जो होता है, और उसके बाद फिर अशोक आते हैं, तो क्षत्रिय वंश की भी चर्चा है। जो कहा जाता है कि जो इनकी माँ है, अशोक की माँ, जिनका नाम इतिहास में इस तरह का है
सुभद्रांगिनी के नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है कि ये ब्राह्मण जाति से आती हैं और इनकी शादी बिंदुसार से होती है, चूँकि इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा वो राजा बनेगा। जी। तो ये जो ये मेगास्थनीज जो कहते हैं, तो मेगास्थनीज कहते हैं कि ये जो मौर्य वंश का जो है, चूँकि मूरा नाम की दासी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शूद्र वंश के हैं। तो अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है। कौटिल्य ने क्षत्रिय कहा है। कौटिल्य ने क्षत्रिय कहा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि देवाधिवान या इसी तरह की कोई पुस्तक है बौद्ध धर्म की, जिसमें बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने खुद लिखा है कि वो क्षत्रिय थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो जो बौद्ध टेक्स्ट है, जब तक उसको पाली में लिखी गई है, उसमें तो क्षत्रिय की चर्चा है कि ये लोग क्षत्रिय हैं। तो आप जब इस तरह के जो आपके पास स्रोत हैं, वो जो आपके साहित्यिक स्रोत जो हैं, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, आपके पास तो वही स्रोत हैं। और वो फिर अभिलेख में भी, मतलब अशोक के 33 अभिलेखों का भी वर्णन है, जिसमें कई अभिलेखों में क्षत्रिय कहा गया है उन्हें। होता था क्या कि उस समय जो व्यक्ति जो बैठते थे राज सिंहासन पर, वो क्षत्रिय ही होते थे। मैं तो बता रहा हूँ कि मौर्य वंश की चर्चा है और मौर्य से ही मौर्य वंश, तो ये मौर्य वंश जो था वो क्षत्रिय वंश ही था। तो ये लोग क्षत्रिय कहे जाते थे। अब इसको आप अपनी जाति से कैसे लोग जोड़ते हैं जी। इसके जो स्रोत हैं वो स्रोत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये स्रोत इस तरह से उनके दो समकालीन मौर्य वंश के थे, जो दोनों मेगास्थनीज और ये कौटिल्य, और मतलब कहीं से भी इसकी चर्चा नहीं होती है। साफ है संजय भाई कि ये चूंकि बोर्ड की राजनीति के तहत ये राजनेताओं के द्वारा ये नया एक प्रकार से बितंडा खड़ा करना कि महापुरुषों को जाति के दायरे में ले आना। आप लोग जो भी हमें सुन पा रहे हैं, उन्हें मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि मेगास्थनीज जो उनके समकालीन थे, उन्होंने कहा कि ये शूद्र जैसा इनका व्यवहार था चूंकि दासी के बेटे थे। और दूसरी तरफ स्वयं बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं, जो अशोक के पिता होते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म की एक पुस्तक में स्वयं ये किया है कि हम क्षत्रिय वंश से थे। उसी तरह से कौटिल्य जो उनको चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में या साम्राज्य दिलवाने में अहम भूमिका, जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय धर्म के थे। तो ये तो बात हुई कि कुल मिलाकर के इसमें भी मैतक नहीं है बड़े इतिहासकारों के बीच में कि उनकी जाति क्या है। हालांकि ये हमेशा से कहा गया है कि महापुरुषों की एक अलग जाति होती है, एक अलग व्यक्तित्व होते हैं, उनका एक अलग, उनके अंदर एक इंसानियत, एक मानवता ये होता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, उत्तर वैदिक आते आते जो है वो कर्मणा न होकर के जन्मना हो जाता है, लेकिन ऋग वैदिक काल में अगर आप देखिए तो एक परिवार में अगर पिता युद्ध लड़ते हैं तो वो क्षत्रिय है, माँ अगर अन्न कूटती है तो वो ब्राह्मण है, अगर वो जो है कोई भाई व्यापार करता है तो वो वैश्य है। तो इस तरह से एक ही परिवार में काम के अनुसार कर्मणा जो है वो जातीय होता था। लेकिन इस समय तक भी जो कर्म था, जो राज करते थे लोग, जनरली लोग उनको क्षत्रिय ही समझते थे। को आप किस नज़र से देखते हैं? ये जिस तरीके से एक ही मतलब गठबंधन के दो दल जो सत्ता में हैं बिहार के, और वो एक महापुरुष के नाम पे एक घृणित राजनीति कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विवाद की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है दया प्रकाश सिन्हा जी की पुस्तक से। चूँकि वो पुस्तक वो नाटक के तौर पर लिखे हैं, और नाटक में फिर मैं कह रहा हूँ कि जो साहित्य होता है वह कभी कभी फिक्शन भी होता है, वो कल्पना भी होती है। तो उस फिक्शन को ऑथेंटिसिटी देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मैं नहीं समझ पाता हूँ। रह गई बात कि ये जो सियासतदान हैं ये तो सियासत करेंगे। अब सम्राट अशोक को कैसे ये जोड़ते हैं कि वो इस जाति से थे, इसके पास क्या प्रमाण है? चूँकि मेगास्थनी से ले लीजिए, कौटिल्य से ले लीजिए, और बाद के पतंजलि से ले लीजिए, या और भी जो स्रोत हैं, उस स्रोत में तो ये लोग जहाँ पर इनको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मिलता ही नहीं है। तो फिर ये सियासतदान तो सियासत करेंगे, और सियासत इसलिए कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के, चूँकि उस सियासत के पीछे भी एक कारण है। सियासत के पीछे कारण ये है कि जिस तरह से दया प्रकाश सिन्हा जो हैं
वो अपने को बता दिए कि हम बीजेपी के कल्चरल जोन के हम सेक्रेटरी रहे हैं, इसको लेकर के थोड़ा जेडीयू यहाँ पर हमलावर उन पर हो गई कि भाई एक आप राष्ट्रीय पार्टी के आप कल्चरल विंग के सेक्रेटरी हैं और कोई आप ऐसी चीज़ न बोले जो हमको कहीं ना कहीं से आहत करे। ठीक है, मान लिया जाए कि वो किसी जाति के नहीं थे, ये क्षत्रिय जाति के ही थे, लेकिन बिहार और मगध की अस्मिता से तो वो जुड़े हुए थे, इससे कौन इनकार कर सकता है। पाटलिपुत्र की धरती से इतने विशाल साम्राज्य को उन्होंने एक ये दिया था, मैसेज दिया था, संदेश दिया था, एक फैलाव किया था। तो जो उनकी पृष्ठभूमि है, उनकी पृष्ठभूमि को किसी के साथ तुलना करके उनके कद को कट साइज नहीं किया जाए, छोटा नहीं किया जाए, इस लिहाज से फिर जेडीयू ने थोड़ा हमलावर हुए। सम्राट अशोक के शख्सियत को जातीय राजनीति के दायरे में घसीटना सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा ये जो समझना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप उनका सम्मान वापस करने की मांग कीजिए, एफआईआर जो कराया गया है ये बिल्कुल एक मतलब आई वॉश है, ये नहीं, ये इस तरीके की राजनीति अब जदयू कर रही है। उनके कई नेताओं के द्वारा ट्वीट भी किया गया और कहा भी गया कि आई वॉश की राजनीति नहीं कीजिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब जो राजनीति हो रही है कि उन्होंने औरंगजेब से तुलना कर दी, ठीक है, तो वाकई कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया जाता है। उनका कोई बौद्ध गुरु था जो उन्होंने बौद्ध धर्म की उन्हें दीक्षा दी जाती है। तो उससे पहले जो ये बातें होती है, जो लंका के जो किताबों के अनुसार, जो बौद्ध धर्म के किताबों के अनुसार कि वो 101 भाई थे और वो भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, संभवतः इसी से उन्होंने औरंगजेब से उनकी तुलना की है। तो इसको आप कितना मानते हैं कि कितना वो सहिष्णु थे हत्या करके? अगर उन्होंने, ये तो राजनेताओं की मतलब उस समय राजनेता करें, माफ़ कीजिएगा, ये तो साम्राज्यवादी जो होते थे या उस समय के सत्ता में जो लोग होते थे राजवंश में, ये परंपरा सी चली आ रही थी। ये मध्यकाल में भी देखा जाए, प्राचीन काल में भी देखा जाए, आधुनिक काल में भी देखा जाए, तो एक परंपरा सी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अशोक के कैरेक्टर का चित्रण, क्या वो शुरू से सहिष्णु थे? क्या औरंगजेब से उनकी तुलना की जा सकती है? नहीं, देखिए, अशोक के अगर व्यक्तित्व का हम लोग ये करें तो उसको दो पार्ट में देखना होगा। एक कलिंग विजय के बाद के अशोक और एक कलिंग विजय के पहले के अशोक। ठीक है, जो भी वो जो बौद्ध धर्म के वो जो ग्रंथ हैं, श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, और उसमें जो चर्चा है उसमें एक भी चर्चा ये भी है कि वो जो लिखे हैं लोग, लिखने के पीछे एक कारण ये भी रहा कि हम बताएंगे कि अशोक कितने क्रूर थे और जब बौद्ध धर्म उन्होंने धारण कर लिया तो देखिए उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे वो करुणा के सागर हो गए, कैसे उनमें बदलाव आया, ये कहते। लेकिन वही भारत का जो एक ग्रंथ है अशोकावदान, जो संस्कृत में लिखी गई है, और उसमें देखिए, उसमें अशोक का चरित्र चित्रण देखिए, उसमें अशोक का व्यक्तित्व देखिए। और रह गई बात कि जो योग्य पुत्र होते थे, अब इसका कोई प्रमाणिकता नहीं मिलता है कि इतने भाइयों की इन्होंने हत्या कर दी और बस इनके ये दो भाई ही बच गए और ये गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, जो योग्य और प्रभावशाली होता है, हाँ, इसकी चर्चा है कि बिंदुसार जो इनके पिता हैं वो अशोक को नहीं पसंद करते थे। अशोक के जगह पर इनके एक भाई थे, उनको वो पसंद करते थे, उनको वो राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी और अशोक में वो योग्यता थी कि वो गद्दी पर बैठ गए। तो जब गद्दी पर बैठ गए और बहु विवाह की इजाज़त राज परिवार में थी, अगर अशोक ने भी 5 पत्नियां थी जिसकी चर्चा मिलती है, तो उसके पीछे था कि इसकी इजाज़त थी राजाओं को। भाई, अगर आप कहते हैं कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे तो 101 पुत्र कोई एक रानी से तो नहीं हो गए होंगे, उनकी भी कई रानियां रही होंगी। जी। तो वैसे ही अशोक भी जो है, इनकी 5 पत्नियों की चर्चा है कि इनकी 5 पत्नियां थी जिनको स्वीकृति मिली हुई थी अशोक के द्वारा। तो अशोक का जो कलिंग के पहले का जो ये है पार्ट है, उसको हम लोग उस रूप में ना देखें। लेकिन अशोक का कलिंग के बाद, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कलिंग युद्ध के बाद जो 13वें शिलालेख हैं, जो अभी भी मौजूद है उड़ीसा में, बिल्कुल उस शिलालेख को अगर आप पढ़ेंगे तो माफ़ीनामा है। कलिंग युद्ध में जितनी गलतियां इन्होंने की है, मैं नहीं समझता हूं कि उस काल से लेकर के अभी तक किसी भी सम्राट ने माफ़ीनामा लिखी हो कि हमसे ये गलतियां हुई हैं।
अच्छा, सम्राट अशोक ने माफीनामा माफीनामा, बजाबते वो माफीनामा उसमें लिखी है। तो अगर वो चरित्र बदलता है अशोक का तो हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो एक सवाल आपके हैं कि औरंगजेब और इनकी तुलना, औरंगजेब सहिष्णु तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन ये जो है अशोक सहिष्णु है। सहिष्णु इसलिए है कि बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद भी सारे धर्मों के प्रति इनके मन में आदर था। इनके दरबार में जैन धर्म के लोग भी आते थे और उनका भी सम्मान होता था, ब्राह्मणों को भी ये सम्मान करते थे। और मैं एक छोटा उदाहरण में दे रहा हूँ, जहानाबाद के बगल में बरावर जो है उसकी पहाड़ियों पर देख लीजिए तो जो 4 गुफाएं हैं जिसको अशोक ने बनवाई थी उसके अलग अलग नाम है। उसका नाम सुदामा है, कर्ण है, इस तरह से 4 गुफाएं हैं। तो अशोक ब्राह्मणों के प्रति भी सहिष्णु हैं, जैनियों के प्रति भी सहिष्णु हैं, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं। ऐसी सहिष्णुता औरंगजेब में नहीं दिखती है। औरंगजेब में कट्टरता दिखती है। कभी किसी के धर्म पर इन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन औरंगजेब पर तो है ये मंदिर को इन्होंने तोड़ा है, मूर्ति भंजक के रूप में इनकी चर्चा है। जजिया कर इन्होंने बजाबते लगाया धर्म के आधार पर। कहा जाता है कि इन्हीं के बड़े भाई दारा शिकोह हैं जो अकबर से प्रभावित थे। और औरंगजेब जो थे उनमें कट्टरता थी। तो औरंगजेब की कट्टरता की तुलना अशोक के सहिष्णुता से की जाए, ये मुझे कहीं से समझ में नहीं आती। और एक महत्वपूर्ण बात कि जितने इनके शिलालेख हैं, अगर सारे शिलालेखों को आप देखेंगे तो सारे शिलालेखों में बजाबते क्या है, ह्यूमैनिटी की बात वो करते हैं। एक चीज़ जो आपको किसी भी सम्राट में आपको नहीं मिलेगा अशोक के पहले, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, पशुओं के लिए भी इन्होंने न केवल अस्पताल बनाए बल्कि पशुओं के प्रति करुणा ये दिखाते हैं। ये कहते हैं कि कोई गोट, कोई बकरी भी अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो अशोक करुणा दिखला रहे हैं, दया दिखला रहे हैं। क्या कोई सम्राट ऐसा हुआ है क्या जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा हो दूसरे देश में? लेकिन ये तो संजय भाई, इसको ऐसे समझना होगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई रिटायर्ड आईएएस के द्वारा नाटक में, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, इन चीज़ों से इनकार कर रहे हैं कि मैंने कभी भी सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से नहीं की। उसके बाद अगर इस बात को लेकर के किसी तरह की राजनीति हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है। ये लोगों को समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि ये सियासत सिर्फ संवेदनहीनता की राजनीति में प्रकाष्ठा है। मतलब ऐसा कि एक महापुरुष को जातीय दायरे में बांध करके आपसी सियासी जंग करना और माइलेज लेने की कोशिश करना, ये बेहद गलत है, बेतुका है, फालतू है। कुल मिलाकर के जो, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि अशोक सम्राट कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना करके एक मानवता का उन्होंने एक विशाल परिचय दिया। और ये भी कहा जाता है कि बड़े भूभाग पर, दुनिया के बड़े भूभाग पर, इसीलिए उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता है, वो एक ऐसे सम्राट थे जो जावा, कंबोडिया, अफगानिस्तान, लंका, कई देशों में ईरान तक की सीमाएं चली गई थी। ईरान तक की उनकी सीमा थी। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 50% जो मतलब विश्व का भूभाग था जहां मानव रहते थे, वहां तक। आज तो चाइना भी बौद्ध धर्म को अपनाता, चाइना में भी बौद्ध धर्म है, तिब्बत में है, तो जापान में है। तो आप आकलन कीजिए कि वर्षों पहले जो एक राजा, जैसे आपने कहा कि अपने बेटा और बेटी को उसने धर्म प्रचार के लिए बाहर भेजा और वो सहिष्णु नहीं, तो आखिर कौन सहिष्णु होगा? उसकी औरंगजेब से तो तुलना की नहीं जा सकती। अब उस पे ये रार मचा हुआ है कि राजनीति है, और वो भी बिहार जैसे जगह पे जहां सिर्फ इसके पीछे एक और छोटी सी चीज मैं बताऊंगा कि चूंकि धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करके, नैतिकता की बात ये करते हैं सम्राट अशोक। राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजधर्म की बात ये शिलालेखों में करते हैं। वो शिलालेख तो आज भी मौजूद है ना, 33 के करीब। हाँ, ब्राह्मी लिपि में वो लिखी गई है, वो शिलालेख तो आज भी मौजूद है। शिलालेख का इतिहास संभवतः अशोक के शिलालेख से ही शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, तो राजधर्म की बात करते हैं। दूसरी चीज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जितना बेहतर इन्होंने दिया, आज भी कलेक्टर की जो बात आपके यहाँ होती है, उस समय भी समाहर्ता का पद था। तो समाहर्ता उस समय भी था। तो जिस तरह से इन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन दिया, जिस तरह से गांव में
गांव स्तर पर नियुक्ति होती थी मंत्रियों की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति इन्होंने किया। जिस तरह से सड़कों, आज हम लोग जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, उस समय सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की बात अशोक ने की थी, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे। वृक्षारोपण की बात उस समय वो किए हैं। उस समय वो सराय बनवाते हैं जहां लोग ठहरे, जहां कोई भेदभाव नहीं था, जहां इस तरह की बात नहीं थी कि यही लोग ठहरेंगे वही लोग नहीं ठहरेंगे। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देने वाला व्यक्ति, जो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र को भारत की सीमा में जोड़ने वाला व्यक्ति, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली देश को सशक्त बनाने वाला व्यक्ति, और सब कुछ के बाद भी बार बार इसका याद दिलाना कि आप राजधर्म का निर्माण। शिलालेख का उद्देश्य क्या था? शिलालेख का उद्देश्य था कि जो हमारे बाद के जो सम्राट होंगे उनको राजधर्म कैसे करना चाहिए, उनके लिए ही तो एक संकल्प पत्र उन्होंने लिखा था और उसको उन्होंने लगवा दिया था भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। संभवतः यही वजह रहा होगा जी कि आप बौद्ध धर्म के किताबों में, धर्म ग्रंथों में उनका नाम कई तरीके से लिया गया। देवानाम प्रिय मतलब देवताओं के प्रिय, प्रियदर्शी अशोक मतलब सम्राट अशोक। तो कुल मिलाकर के उनके नाम में भी जो बाद में मैं एक चीज बता देता हूँ, हाँ। कभी भी अशोक ने अपने को सम्राट अशोक शिलालेखों में नहीं खुदवाया। प्रियदर्शी के नाम से होता था, जो देवानाम प्रिय के नाम से होता था। राजस्थान के एक शिलालेख में अशोक की चर्चा है, अदरवाइज उन शिलालेखों में भी कभी अपने को वो सम्राट अशोक नहीं कहते हैं। लेकिन जो उनके कार्य थे उसको जब लोगों ने समीक्षा की तो कहे कि ये जो हैं वो ग्रेट इम्पेरर ऑफ इंडिया थे, ये महान सम्राट थे, तो लोगों ने ये पदवी उनको दी। उन्होंने कभी इस बात को ये नहीं किया। चक्रवर्ती जो की बात जो होती है, अशोक स्तंभ जिसका हम लोग आज भी ये करते हैं, आज भी हमारे तिरंगा में उसी का चक्र लिया गया है। वो चक्र जो था वो धर्म का चक्र था, धर्म का चक्र। और धर्म के चक्र के माध्यम से वो मैसेज दे रहे थे आम आवाम को। तो मानवीयता का पुजारी कोई व्यक्ति की तुलना आप किसी जाति में बांध के कर दें, मानवीयता के पुजारी किसी व्यक्ति की तुलना, ठीक है, कलिंग युद्ध के पहले का जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि को भी कोई झूठला नहीं सकता है। अगर कोई साहित्यकार उस पक्ष को उठाता है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन जो महान सम्राट अशोक बनने की जो कथा है, या जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, वो ट्रांसफॉर्म अशोक हुए हैं कलिंग युद्ध के बाद। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि सम्राट अशोक को लेकर के जिस तरीके से संजय भाई ने एकदम आपके सामने सारी चीज़ें सपाट तौर पे रख दी, समझने के तौर पे कि उन्हें किसी जाति में बांधा नहीं जा सकता। जाति में बांधना या फिर औरंगजेब से भी जिन्होंने भी औरंगजेब से तुलना की सम्राट अशोक की, आज वो इनकार कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। औरंगजेब और सम्राट अशोक में आकाश और ज़मीन का फर्क है। तो इधर एक तरफ राजनेता, दूसरी तरफ रिटायर्ड IAS के नाटक पर राजनीतिक नौटंकी बिल्कुल गैर वाजिब है।